Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer. आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 इमरजेंसी मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है एंड इमरजेंसी में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं रहती है, स्पेशली अगर कोई पर्सन किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है, लाइक कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो ऐसे में इमीडिएट स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इमरजेंसी डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो पाए, क्योंकि अगर डिजास्टर हो जाता है फिर उससे रिकवर करना हार्ड होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक रिलेटेड टर्म है, बट इक्वल नहीं है, सेम नहीं है इमरजेंसी मैनेजमेंट की तरह। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अपना अपना मीनिंग है। हम इस चैप्टर में इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम इमरजेंसी को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते तब वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है और फिर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स लेने की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर हम इमरजेंसी मैनेजमेंट में इमीडिएट करेक्ट स्टेप्स ले लेते हैं तो हम उसे डिजास्टर बनने से बचा सकते हैं। इस चैप्टर में हम इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से हमें डिफरेंट कंडीशंस में क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये सभी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स का सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी हम उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा है कि सामने किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, अब भले ही उस पर्सन को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है, बट हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हॉस्पिटल ले जाते टाइम मतलब जितना टाइम लग जाएगा उसमें देर भी हो सकती है। तो उससे पहले हमें उस पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरह से जब हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हैं तो वहां पर हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हम वहां पर क्या क्या एक्शंस लेते हैं। जैसे जनरली हम उस पर्सन की ब्रीथिंग, हार्ट बीट चेक करते हैं एंड ये कोशिश करते हैं कि उसे प्रॉपरली ब्रीथिंग होती रहे एंड हम उसे फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हम कुछ रिपीटेड असेसमेंट करते हैं, बार बार चीजों को चेक करते हैं, ये प्लान करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और फिर जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये देखते भी हैं कि सच में क्या उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या उस पर्सन की लाइफ सेफ है अब, या फिर अब भी उसे कोई रिस्क है। इस तरह से हम इनिशियल असेसमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हम वहां पर क्या क्या रिसोर्सेस वहां पर यूज कर सकते हैं। So it may be triggered spontaneously by the disaster event means जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट क्योंकि एक डिजास्टर जैसा है तो आप वहां पर पहले से नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट होगा तो हम क्या करेंगे। वो तो एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे में क्या करना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक इमरजेंसी एक्शन प्लान ज़रूरी है एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट की, तो हम जानते हैं कि डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में जनरली स्टूडेंट्स को इंजरीज हो जाती हैं या कोई इलनेस हो सकती है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इंजरी एंड कौन सी इलनेस के साथ कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, तो आपको एज अ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसी इलनेस और इंजरीज यूजुअली फेस करनी पड़ती हैं एंड उसमें आपके पास इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ये चीज अगर आपको पहले से पता होगी तभी आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और उसे और वर्स होने से बचा सकेंगे। बट अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर वहां पर वो चीज और वर्स हो सकती है, उस स्टूडेंट की कंडीशन और वर्स हो सकती है। इसलिए हमें ये इमरजेंसी एक्शन प्लान पहले से पता होना चाहिए। Provide a template for physical educators to develop a customized emergency action plans at their school. यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हमें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना चाहिए ताकि हम उसे स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाए एज फिजिकल एजुकेटर। इस चैप्टर में हम डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में, उसके एक्शन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।
नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो जैसा कि हमने अभी समझा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हमें एक इमरजेंसी एक्शन प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इमरजेंसी एक्शन प्लान जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स का पार्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे पास पहले से इमरजेंसी एक्शन प्लान है, हम जानते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, तो हमारे पास पहले से ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हम डिफरेंट टाइप की इमरजेंसी जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी, सिक्योरिटी इमरजेंसी, इन सभी को प्रॉपरली डील कर सकते हैं। बट अगर हमें नहीं पता कि क्या एक्शन लेना है तो वहां पर वो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। In schools, emergency action plans are designed to guide people to respond quickly to sports related injuries and medical conditions. सो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो क्योंकि डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें इंजरीज हो सकती हैं। एंड सिर्फ इंजरीज ही नहीं, कुछ इलनेस, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस की वजह से। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन, ऐसी इंजरीज के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए पहले से ही वहां पर इमरजेंसी एक्शन प्लान का होना जरूरी है। क्योंकि सपोज करते हैं कि कोई ऐसा किसी को इंजरी हो गई है या मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें इमीडिएटली उसको कोई मेडिसिन देनी है या कोई ऑइंटमेंट लगाना है इस तरह से। तो अगर वो चीज हमें पहले से पता थी, हमने इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया था, तभी हम वो चीज पहले से अवेलेबल रखेंगे स्कूल में। बट अगर हम इस चीज की नॉलेज ही नहीं रखते हैं तो वो चीज हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं होगी, और उस वजह से जिस भी स्टूडेंट को वो इलनेस या इंजरी हुई है वो सफर करेगा। तो इसलिए वो सिचुएशन सीरियस ना बन जाए, उस बच्चे की लाइफ को खतरा ना हो, इसलिए हमें ये इमरजेंसी एक्शन प्लान पहले से डिजाइन रखने होंगे। Emergency action plans help ensure that sports organizations are prepared for serious medical events by putting critical training, equipment and protocols in place before they are needed. So जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी टाइम कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एंड स्पेशली जब कोई स्पोर्ट्स होंगे या फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, और हमें कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस पहले से ही पता होती हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम कोई भी सिचुएशन देखते हैं तो वो सिचुएशन आगे कभी रिपीट हो और उसमें हमारे पास प्रॉपर एक्शन प्लान हो, ये पहले से इंश्योर करने के लिए हमें ये एक्शन प्लान डिजाइन करना होगा। और वहां पर हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। वहां पर जो भी चीजें उस एक्शन प्लान को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सभी चीजें वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये इमरजेंसी एक्शन प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाता है। सो इस तरह से ये इमरजेंसी एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है किसी भी इमरजेंसी को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए एंड लाइफ सेव करने के लिए। अंडरस्टूड? So these are the practice question from emergency response. What is emergency response? What is the importance of emergency response? या फिर यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है what is the importance of emergency action plan? So जो हमने अभी points discuss किए हैं वही आपको mention करने हैं, ठीक है? So यहाँ पर मैंने आपको exactly answer नहीं दिया है क्योंकि ये चीज अभी हमने discuss की है, मैंने as it is आपको पूरा proper समझाया है। So I hope आप इसका answer दे पाएंगे, but अगर आपको कहीं problem आती है तो आप पूछ सकते हैं, okay? नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन कंडीशंस। हम यहाँ पर इन सभी कंडीशंस की बात करने वाले हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए, ये हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम कूल डाउन नहीं हो पाते। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है क्योंकि इससे हमारे ब्रेन और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज भी हो सकता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डैमेज हो जाता है। सो ये किस वजह से होता है? अगर आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और आप ऐसी एक्टिविटी हीट मतलब बहुत धूप में या बहुत गर्मी में कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअसली आप उसी एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं, तो जब आप एक ही हॉट प्लेस पर बहुत देर तक रहते हैं उसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर आपने ऐसा कोई काम किया है गर्मी में जो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी और आप वहां पर बहुत देर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हीट स्ट्रोक हो सकता है। एंड जरूरी नहीं है कि इसके लिए पहले से आप
की कोई हीट रिलेटेड कंडीशन हो, जैसे हीट एग्जॉशन, ये हीट रिलेटेड कंडीशन होती है, मींस ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दिस इज अ मेडिकल कंडीशन। सो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पहले से कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तभी आपको हीट स्ट्रोक होगा, नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। अगर आप गर्मी में बहुत देर रहते हैं या कोई काम कर रहे हैं गर्मी में बहुत देर तक, तब भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक? हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिर्फ गर्मी लग रही है या फिर वो सच में हीट स्ट्रोक है? सो हीट स्ट्रोक में आपको 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा फीवर होगा, आपको कंफ्यूजन होगी एंड आप प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे, स्किन बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, या फिर आपको बहुत हैवी स्वेटिंग होगी, बहुत पसीना आएगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, स्किन फ्लश्ड हो जाएगी, मतलब जिसे कहते हैं झुलस जाना। जब आप बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली धूप में है, तो आपकी स्किन फ्लश मीन्स आपकी स्किन झुलस जाती है। देन रैपिड पल्स मीन्स आपकी पल्स बहुत तेज हो जाएगी, आपकी ब्रीथिंग बहुत तेज हो जाएगी और आपको हेडेक भी होगा। सो ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक होने के। हीट स्ट्रोक के केस में इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना नेसेसरी है। जिस पर्सन को हीट स्ट्रोक आया है उसकी कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए, कूल डाउन करने के लिए कोल्ड वाटर या कोल्ड शावर प्रोवाइड करें, वाटर पाइप से स्प्रे करें ठंडा पानी, और ये स्प्रे करते टाइम फैन भी चला दें ताकि उस पर्सन को थोड़ी राहत मिले, एंड आइस पैक्स का यूज करें या फिर टाल्स को गीले पानी में भिगो दें और वो यूज करें, कूल डैम शीट से कवर करें ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में आ पाए। So these are the practice questions from heat stroke. What is cause of heat stroke? What are symptoms of heat stroke? List the emergency first aid to be given in heat stroke. यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये सेपरेट क्वेश्चन दिए हैं, हो सकता है कि आपसे सेपरेटली ही पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में एक साथ पूछ लिया जाए। सो आपको हर टाइप से क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक एलर्जिक रिएक्शन। जब किसी चीज से एलर्जी है और आप उस चीज से एक्सपोज हो जाते हैं, आप उस चीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं, आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, टंग में स्वेलिंग होगी, थ्रोट में भी स्वेलिंग हो सकती है, आपको बात करने में भी डिफिकल्टी होगी, बार बार कफ होती रहेगी, एंड आपको अनकॉन्शियसनेस भी फील हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं, एंड पेलनेस भी होगी, एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन? हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या एक्शन प्लान होना चाहिए हमारा? तो उस पर्सन को फ्लैट लिटा दें एंड उन्हें चलने या खड़ा ना होने दें, क्योंकि वो गिर भी सकते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। इसके बाद उन्हें ऑटो इंजेक्टर के थ्रू एड्रेनल प्रोवाइड करें। इससे उनकी एलर्जी कंट्रोल हो सकती है, बट हो सकता है कि उससे कंट्रोल ना भी हो पाए, तो उस केस में मेडिकल इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। एंड यहाँ पर एक स्पेसिफिक एलर्जिक रिएक्शन का नेम भी गिवन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज एनाफिलेक्सिस? ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, और अगर इसके लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स पूछा जाए तो यही आंसर में बताएंगे आप, ठीक है? Now practice questions from allergic reaction. What are symptoms of allergic reaction? List the emergency first aid to be given in allergic reaction. Now next topic, अस्थमा अटैक्स। अगर किसी को अस्थमा अटैक है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? उनको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, वो प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे या फिर उनके लिप्स ब्लू हो जाएंगे, एंड उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है रिलीवर इनहेलर से। सो अगर ऐसा आपको दिख रहा है, मतलब उस पर्सन को अस्थमा अटैक आया है। अगर किसी पर्सन को अस्थमा अटैक आया है तो उसे क्या इमरजेंसी फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है? हम उसे रिलीवर दे सकते हैं, ये वो मेडिकेशन है जो अस्थमा अटैक में प्रोवाइड की जाती है। प्रिवेंटर्स दे सकते हैं, ये डेली बेसिस पर लेते हैं अस्थमा पेशेंट्स, एंड हम इसे अस्थमा अटैक में एज अ फर्स्ट एड भी दे सकते हैं। देन कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रिवेंटर्स जिसमें दो अलग अलग मेडिकेशंस होंगी। सो
ये इमरजेंसी फर्स्ट एड है अस्थमा अटैक के लिए। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिम्टम्स एंड इमरजेंसी फर्स्ट एड बताना है। नेक्स्ट टॉपिक, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होने के केस में हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है एंड ऐसे में उस पर्सन की लाइफ को रिस्क होता है। सो भले ही कितना भी पास हॉस्पिटल हो बट आपको वहां पर जाने में कुछ ना कुछ देर जरूर लगेगी। तो उससे पहले उस पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए सीपीआर प्रोवाइड करना नेसेसरी होता है। सीपीआर परफॉर्म करने से उस पर्सन के सरवाइव करने के चांस बढ़ जाते हैं, अगर आप इमिजिएटली परफॉर्म करते हैं तब। सो व्हाट इज द फर्स्ट एड सीपीआर? सबसे पहले आपको इमरजेंसी नंबर पर फोन करना है क्योंकि इतने में एम्बुलेंस का आना जरूरी है। इसके बाद आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं जैसे ब्रीथिंग। देन आपको उसकी चिन ऊपर करनी है एंड उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। इसके बाद अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जिसने सीपीआर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, आपको पता है कैसे सीपीआर प्रॉपरली माउथ टू माउथ परफॉर्म करते हैं, तभी आपको रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं एंड आपको सीपीआर भी परफॉर्म करना है। देन ये 4 to 5 स्टेप्स रिपीट करने हैं जब तक हेल्प नहीं आती। बट मोस्टली केसेस में सबने सीपीआर ट्रेनिंग, फॉर्मल सीपीआर ट्रेनिंग नहीं ली होती, जिस वजह से हमें नहीं पता होता कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग कैसे देनी है। तो उस केस में आपको सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म करना है, इसमें आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं देनी है क्योंकि आपको उस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली, आप प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म करना है। तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ अपने हैंड्स का यूज करना है। और ये जनरली तब परफॉर्म किया जाएगा, लाइक आपने देखा आपके आसपास किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अब आपको फॉर्मल सीपीआर ट्रेनिंग तो है नहीं, तो उसके लिए आप सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म करेंगे। अगर आपने फॉर्मल सीपीआर ट्रेनिंग नहीं ली है तो ऐसे में आपको सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करने हैं, रेस्क्यू ब्रेथ्स नहीं देने हैं। इस केस में आपको 100 पर मिनट के रेट पर चेस्ट कंप्रेशंस प्रोवाइड करने हैं और हर एक के बीच में चेस्ट को राइज करना है। इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करें। एडल्ट या चाइल्ड के केस में 2 इंचेस तक चेस्ट कंप्रेशन करना है और इन्फेंट के केस में 1.5 इंचेस तक। इस तरह से आपको सीपीआर परफॉर्म करना है, हैंड्स ओनली सीपीआर। Now practice questions. When is CPR given? What is the rate of chest compressions? Write the steps of CPR. How does a non-healthcare provider give CPR? Now let us proceed to the next topic, emergency action plan. इमरजेंसी एक्शन प्लान का सबसे नेसेसरी पार्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम ऐसे एक्शंस या फिर ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशंस ना हो पाए, जो कंडीशन है वो बेटर हो पाए, बेटर ना भी हो पाए तो एटलीस्ट उससे कंडीशन वर्स ना हो, ये चीज हम ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट एड का मतलब है कि इससे पहले कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए, क्योंकि किसी भी पर्सन को कोई भी इंजरी होगी, कोई भी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो ऐसा सडनली पॉसिबल नहीं है कि हम उसे इमीडिएटली प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए। हॉस्पिटल कुछ दूर पे होगा या फिर एम्बुलेंस थोड़ी देर में आएगी, तो तब तक हम उस पर्सन की लाइफ को कैसे सेव कर पाए, उसके लिए हम उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड में जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देना प्रोफेशनल लोगों का काम है। आप क्योंकि उस प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को नहीं जानते हैं, तो आपको सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि एटलीस्ट आप उस पर्सन की लाइफ को सेव कर पाए या फिर जो भी उसकी कंडीशन है उसको और ज्यादा वर्स होने से बचा सकें। सो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए हम DRABC यूज करते हैं। ये एक जनरल सेट है फर्स्ट एड स्टेप्स का। DR पार्ट इंश्योर करता है कि वो पर्सन और ज्यादा हार्म से सेफ है, मतलब उसको और कोई नुकसान नहीं है, और अगर कोई नुकसान है तो ABC यूज करते हुए हम उस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सो D स्टैंड्स फॉर डेंजर, मीन्स हमें ये इंश्योर करना है कि वो जनरल एरिया, अब वहां पर कोई रिस्क नहीं है, कोई डेंजर नहीं है उस पर्सन को, और अगर कोई डेंजर है तो हमें उसे
रिमूव करना है वहां से। देन आर फॉर रिस्पॉन्स मीन्स हमें चेक करना है कि वो पर्सन अनकॉन्शियस है या फिर वो हमसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन ए फॉर एयरवेज मतलब एयरवेज ब्लॉक नहीं होने चाहिए। कई बार टंग की वजह से थ्रोट ब्लॉक हो जाता है एंड हेंस एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेशेंट को उनकी साइड पर उनका हेड ऊपर होना चाहिए, इस तरह से रखना है और उनका थ्रोट इससे ओपन रहेगा, एयरवेज ओपन रहेंगे। देन उनकी ब्रीथिंग चेक करनी है, बी फॉर ब्रीथिंग। सो आपको चेक करना है कि उनका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है या फिर नहीं, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर आप सुन सकते हैं उनकी ब्रीथिंग। एंड अगर आपको लग रहा है कि ब्रीथिंग नॉर्मल है तो उनकी सर्कुलेशन चेक करनी है। सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन, आपको देखना है कि उनकी हार्ट बीट प्रॉपर है या नहीं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं। तो इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि उस पर्सन की कंडीशन कैसी है एंड वो किसी डेंजर में तो नहीं है। ठीक है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? सबसे बेसिक पर्पस है कि हमें उस पर्सन की लाइफ को सेव करना है। इतने में हम मेडिकल हेल्प तक पहुंचे या मेडिकल हेल्प हम तक पहुंचे, उससे पहले हमें उस पर्सन की लाइफ को सेव करना है, इसलिए हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। उस पर्सन की कंडीशन में हम थोड़ी हेल्प कर पाएँ, उसको बेटर बना पाएँ या फिर बेटर भी ना बना पाएँ तो एटलीस्ट उसे वहीं पर रखें, उसको और खराब ना होने दें। ये चीज़ हमें ट्राई करनी है सो दैट जब तक डॉक्टर या प्रोफेशनल हेल्प आते हैं तब तक हम उस पर्सन को सेफ रख पाएँ, उसकी लाइफ को सेव कर पाएँ। एंड इसके लिए हमें किसी और की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट एड परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज़ करते हैं कि हम किसी को सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी और को कह दिया कि आप कॉल कर लीजिए एम्बुलेंस को, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं एंड हम उसको अच्छे से फर्स्ट एड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अगर हेल्प मिल रही है तो हमें किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड? सबसे पहले हमें फर्स्ट थिंग्स पहले करनी है, मतलब हमें सबसे पहले चेक करना है, उनकी ब्रीथिंग चेक करनी है, उनकी सर्कुलेशन चेक करनी है, ये चेक करना है कि उनके आसपास डेंजर तो नहीं है। सो इस तरह से हमें सबसे बेसिक चीजें पहले चेक करनी है और पैनिक नहीं करना है। और पेशेंट को ज़्यादा मूव भी ना करें, क्योंकि अगर इन केस कोई इंजरी है तो उस केस में हो सकता है कि कोई फ्रैक्चर हो, तो वो चीज़ हमें पता नहीं होगी इनिशियली, तो इसलिए हमें पेशेंट को कम से कम मूव करना है एंड हमें इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। लाइक आपको जो चीज़ नहीं पता तो आप उस चीज़ को ट्राई मत कीजिए ये सोचकर कि क्या पता ऐसा कुछ काम कर जाए, क्योंकि हो सकता है कि उससे चीज़ें और खराब हो जाएं। तो जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ ट्राई नहीं करनी है। एंड ये भी एश्योर करें कि अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसकी टेंशन को रिड्यूस करें, उसे रीअश्योर करें, क्योंकि पेशेंट की मेंटल स्टेट भी ठीक होनी ज़रूरी है। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसे इमीडिएटली स्टॉप करें, लाइक वहाँ पर उसे टाइटली प्रेस कर सकते हैं, किसी कपड़े से बांध सकते हैं ताकि वो ब्लीडिंग बंद हो जाए, या फिर उस एरिया को एलिवेट कर सकते हैं। एंड अगर ब्रीथिंग रुक गई है तो उस केस में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। Now practice questions. What is first aid? Why is it important? What is the purpose of first aid? What are the principles of first aid? Briefly explain DRABC. इसमें आपको ये भी बताना है कि DR का पर्पस क्या है, ABC का पर्पस क्या है, और सबको एक्सपैंड करके उन्हें एक्सप्लेन भी करना है ब्रीफली। ठीक है। Now moving to the next topic, cuts and bruises. जब हम खेलते हैं कूदते हैं तो कट्स एंड ब्रूसेस एक आम बात है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, तो वो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। बट अगर उसकी वजह से इंजरी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम उनको स्पोर्ट्स खेलने से रोक दें, फिजिकल एक्टिविटी करने से रोक दें, क्योंकि वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उन्हें प्रिवेंशन स्टेप्स सिखाएं, और अगर इन केस इंजरी हो भी जाती है, कोई कट्स लग जाते हैं, तो उस केस में हमें ये ध्यान देना है कि वो इंजरी कितनी डीप है। लाइक अगर कट्स हुए हैं तो वो कितने डीप हैं, एंड वहां पर ब्लीडिंग अगर स्टॉप नहीं होती है तो उस केस में आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं।
नाउ व्हाट इज द प्रिवेंशन मीन्स हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इससे पहले कि कट्स लगे, ब्रूसेस हो, इससे पहले हमें ही ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो पाए। तो ना हो पाए उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों को सिखाना होगा कि शार्प ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं उन्हें सुपरवाइज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके करने का तरीका सही ना हो। तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि आपको एक्टिविटीज सही से कैसे परफॉर्म करनी है एंड सावधानी से कैसे परफॉर्म करनी है। लाइक जो भी उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट या ग्लव्स, वो सभी उन्हें पहनाने चाहिए ताकि उन्हें कम से कम इंजरी हो पाए। एंड उनका जो भी खेलने का एनवायरनमेंट है, लाइक स्कूल में जहाँ पर वो खेलते हैं, घर में जहाँ पर वो खेलते हैं, वो सेफ होना चाहिए। वहां पर कोई शार्प कॉर्नर्स ना हो, ग्लास फर्नीचर ना हो, शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो। इस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। सो दीज आर सम प्रिवेंशन स्टेप्स। व्हाट टू डू, अगर कट्स एंड ब्रूसेस होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले उस वोन को वाटर के साथ क्लीन करना है। एंड अगर वहां पर ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर से उस ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करनी है। अगर ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाती है तो उस केस में आपको मेडिकल हेल्प लेनी होगी, क्योंकि उस केस में डीपर कट होगा, बहुत सीरियस इंजरी होगी, इस वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही होगी। बट अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, स्टरलाइज्ड बैंडेज के साथ उस वुंड को कवर करें। एंड अगर ब्लीडिंग मिनिमल है, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल के ऊपर एलिवेट कर दें, सो दैट ब्लीडिंग स्लो डाउन हो पाए, कम हो पाए एंड बंद भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसे कवर करना चाहते हैं तो क्लीन बैंडेज के साथ कवर कर सकते हैं। Here are the practice questions. How to prevent cuts and bruises? What to do in case of cuts and bruises? यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, what is the emergency first aid in case of cuts and bruises? Then next topic, heat exhaustion. हीट एग्जॉशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, मसल वीकनेस फील होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे एंड ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी। सो हीट एग्जॉशन में क्या करना है, अगर वो बच्चा है तो उसे शेड में लाकर और अनड्रेस करना है, उसकी फीट एलिवेट करनी है, बॉडी लेवल के ऊपर लेकर आनी है, ऐसी जगह पर रखना है उसकी फीट को। एंड अगर वो कॉन्शियस है तो उसके हेड पर कोल्ड स्पॉन्ज यूज करना है एंड कूल वाटर देना है या स्पोर्ट्स ड्रिंक देनी है। और अगर वॉमिटिंग हो रही है तो साइड पर कर दें ताकि चोकिंग ना हो, मीन्स थ्रॉट ब्लॉक ना हो। एंड अगर हीट स्ट्रोक है तो उस केस में मेडिकल हेल्प भी लेनी है। हमने पहले भी हीट स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया था। सो अगर ये सभी स्टेप्स होने के बाद भी वहां पर टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो पा रहा है, वो पर्सन उसको हीट स्ट्रोक आया है, ये सब स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हीट एग्जॉशन, लिस्ट द इमरजेंसी फर्स्ट एड टू बी गिवन इन हीट एग्जॉशन। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। अगर किसी को सांस नहीं आ रही है, उनकी ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है, तो हमें देखना है कि वो रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर हमें हेल्प के लिए बुलाना है किसी को एंड फर्स्ट एड स्टार्ट करना है। अगर हम आस-पास किसी को बोल सकते हैं कि कोई हेल्प के लिए चला जाए, मतलब मेडिकल हेल्प को कॉल करे, तो ठीक है। बट अगर आप अकेले हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट परफॉर्म करना होगा, मतलब आपको सीपीआर प्रोवाइड करना होगा, सो दैट एटलीस्ट उस पर्सन को उस टाइम पर सांस आ पाए एंड फिर आप मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? सबसे पहले तो आप उस पर्सन को फ्लोर पर लिटा दें एंड उनका हेड इस तरह से रखें कि उनकी चिन ऊपर होनी चाहिए। एंड इससे हम ये इंश्योर करेंगे कि उनकी टंग उनके थ्रोट को ब्लॉक नहीं कर रही है, उनके एयरवेज ओपन है प्रॉपर्ली। एंड हमें हेड को इसी तरह से पकड़े रखना है और उनकी ब्रीथिंग चेक करनी है। अगर हमें लग रहा है कि नॉर्मल ब्रीथिंग है तो हमें हेड को वैसे ही रखना है जब तक हेल्प आती है। बट अगर ब्रीथिंग नहीं है या फिर हमें लग रहा है कि ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट मीन्स बेसिकली सीपीआर। ओके।
Practice questions: what to do if someone has breathing difficulties. Next topic: cuts. किसी भी इंजरी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी टाइप की ब्लीडिंग है उसे सबसे पहले स्टॉप करना है। वहां पर प्रेशर अप्लाई करें, उस एरिया को एलिवेट करें एंड वहां पर ब्लड के फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश करें। देन अगर स्मॉल कट्स हैं वेन्स में तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए थोड़ी देर में एंड क्लॉटिंग भी हो जाती है। उसके बाद आपको उस एरिया को वॉश करना है एंड वहां पर बैंडेज लगाना है। डीपर कट्स होते हैं तो उससे डार्क ब्लड आता है जो कॉन्टिन्यूअसली आता ही रहता है, तो उसे आप जेंटल प्रेशर से स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ या एक क्लीन क्लॉथ को यूज करें वहां पर लगाने के लिए और उसके बाद एक स्टेरिलाइज्ड बैंडेज लगाएं। देन दीज वाउंड्स नीड स्विंग और ग्लूइंग, मतलब वहां पर स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट भी नेसेसरी होता है क्योंकि डीपर कट है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होगा। स्मॉलर कट्स में आप खुद हैंडल कर सकते हैं बट डीपर कट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रेफर करें। सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइड करें ताकि और कंडीशन वर्स ना हो और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं। What to do if someone has small cut, what to do if someone has deeper cut. यहाँ पर what to do की जगह ये भी लिखा हो सकता है what is the first aid to be provided. Now next topic: choking. चोकिंग मीन्स मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जब हमारी लंग्स में एयर प्रॉपरली नहीं जा पाती है किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उसे हम कहते हैं चोकिंग। ये यूजुअली तब होती है जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज अटक जाती है या फिर कोई और चीज भी अटक सकती है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसे नहीं पता कि क्या चीज खानी चाहिए क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वो कोई भी चीज उठाकर स्वेलो कर लेते हैं तो उस केस में वो चीज अटक जाती है, ऐसे में भी चोकिंग हो सकती है। सो अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन इज चोकिंग, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो वो यूजुअली हैंड मूवमेंट से बताना चाहते हैं एंड वो अपने हैंड को इस तरह से, जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, अपने थ्रॉट के आगे रख लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन इस पोजीशन में है, वो आपको हैंड से बता रहा है, बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही और शी इज चोकिंग। तो उस केस में आपको उसको हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ऐसे में चोकिंग के केस में ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी। चोकिंग से सफर करने वाले पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म करने होंगे। इसके लिए इस तरह से आपको उस पर्सन के पीछे खड़ा होना है एंड उसके वेस्ट के अराउंड अपने आर्म्स रैप करने हैं। देन अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और अपने दूसरे हाथ में उस मुट्ठी को पकड़ लें। मीन्स पूरा उस पर्सन को क्लोजली हेल्ड करना है और फिर उसके पेट में जोर से आपको प्रेस करना है ताकि अपवर्ड थ्रस्ट हो पाए, मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर लग पाए एंड इस तरह से आपको प्रेशर लगाना है जैसे आप उस पर्सन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं उस प्रेशर से। सो उससे क्या होगा, जो भी चीज ब्लॉक्ड होगी वो उस प्रेशर से ऊपर आ सकती है, बाहर आ सकती है। तो इस तरह के 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट परफॉर्म करने हैं। ऐसे में मतलब 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट करने के बाद वो चीज बाहर आ जानी चाहिए, बट अगर नहीं आई है तो आपको 5-5 के साइकिल में ये एब्डोमिनल थ्रस्ट रिपीट करने हैं। देन टू क्लियर द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन। अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें एक कॉन्शियस पर्सन था जो जिसको हम उसके पीछे खड़े हो सकते हैं, बट अगर ऐसा पर्सन अनकॉन्शियस है तो हम उसे खड़ा तो नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें उस पर्सन को लेटा देना है फ्लोर पर एंड उसके एयरवेज को क्लियर करना है। क्लियर कैसे करेंगे, अगर हमें ब्लॉकेज दिख रहा है तो हमें उस तक फिंगर पहुंचानी है और उस चीज को वहां से हटाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ और अंदर ना चली जाए। छोटे बच्चों के केस में ऐसा इज़िली हो सकता है। बट अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ तक अपना हाथ नहीं पहुँचा पाते हैं, तो उस केस में हमें सीपीआर परफ़ॉर्म करना है। सीपीआर परफ़ॉर्म करने से वो चीज़ बाहर आ सकती है। चेस्ट कंप्रेशंस जब परफ़ॉर्म करेंगे, जैसा हमने सीपीआर में देखा था, तो उस केस में वो चीज़ बाहर आ सकती है। अंडरस्टूड?
Here are the practice questions. What is choking? How to give first aid in choking? How to clear the airway of an unconscious person? Now proceeding to the next topic, basic sports injuries. स्पोर्ट्स इंजरीज का मतलब है ऐसी इंजरीज जो हमें स्पोर्ट्स खेलते टाइम या किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते टाइम लग जाती है। तो ऐसे में जनरली क्या रीजन होता है, या तो हमने प्रॉपरली सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहने तब हमें इंजरी हो सकती है, या फिर हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, हमने प्रॉपरली मूव्स एग्जीक्यूट नहीं किए, हम प्रॉपरली नहीं खेले, उस वजह से इंजरी हो सकती है। एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी होती है एक सिंगल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से, जैसे स्ट्रेन स्प्रेन, लाइक हमने हमारा पाँव वहां पर गलत रखा गया, हमारा पाँव मुड़ गया, तो वहां पर फ्रैक्चर हो सकता है या स्प्रेन हो सकता है। तो इस तरह से सिंगल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी होती है। और क्रॉनिक इंजरी तब होती है जब कॉन्टिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार आप इनकरेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज आप इनकरेक्ट वे में परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेडली, तो उस केस में क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। देन मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन मसल में एक इंजरी होती है जो स्ट्रेनस एक्टिविटी की वजह से होती है। जैसे आपने कोई ऐसी चीज उठा ली है जो बहुत हैवी थी, तो उस वजह से मसल स्ट्रेन हो सकता है। ऐसे में क्या होता है कि आपके जो मसल है या टेंडन है उसमें कोई ट्विस्ट आ जाता है या फिर वो फट जाता है, उस वजह से मसल स्ट्रेन होता है। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हर एक का कॉज बताना है। एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी, क्रॉनिक इंजरी, मसल स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक, स्प्रेन। लिगामेंट्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। स्प्रेन एक ऐसी इंजरी है जो हमारे लिगामेंट्स में होती है, फाइबर्स, लिगामेंट के फाइबर्स फटने की वजह से। लिगामेंट में पार्शियल टियर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कंप्लीटली टियर वहां पर हो गया है, उस वजह से स्प्रेन हो सकता है। स्प्रेन लिगामेंट्स में स्वेलिंग बहुत जल्दी होती है, और जितनी ज्यादा स्वेलिंग होगी उसमें जितना ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब उतनी ही सीवियर इंजरी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन? इसके लिए हमें ये एक एक्रोनिम गिवन है, राइस, ये फॉलो करना है। ये बेसिकली 4 स्टेप्स हैं जो हमें स्प्रेन के केस में फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें उस इंजर्ड लिम्ब को रेस्ट पर रखना है, सभी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमने उसको और ज्यादा मूव किया तो वो कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। देन आई फॉर आइस, मतलब वहां पर आइस अप्लाई करनी है, कोल्ड पैक अप्लाई करना है ताकि स्वेलिंग कम हो पाए। ट्राई टू आइस द एरिया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइस अप्लाई करनी है, एंड 15 to 20 मिनट्स तक अप्लाई करना है। 4 to 8 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 या 8 बार तक आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट 48 आवर्स में, जब तक स्वेलिंग इंप्रूव नहीं होती है तब तक इसी फ्रीक्वेंसी पर अप्लाई करेंगे। ज्यादा देर तक यूज नहीं करना है, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स एट अ टाइम अप्लाई करना है। देन सी फॉर कंप्रेस, मीन्स जो एरिया है उसको कंप्रेस करें, लाइक वहां पर कोई बैंडेज रैप कर सकते हैं, या इलास्टिक रैप यूज कर सकते हैं। देन ई फॉर एलिवेट, उस पार्ट को जहां पर इंजरी हुई है, उस इंजर्ड लिम्ब को हार्ट लेवल के ऊपर एलिवेट करें, उससे स्वेलिंग कम होगी। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेस एंड ई फॉर एलिवेट। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट इज स्प्रेन? व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन? इसमें आपको राइस एक्रोनिम एक्सप्लेन करना है, सभी 4 स्टेप्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इमरजेंसी रिस्पांस का। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए। उस एक्शन प्लान का पार्ट फर्स्ट एड किट भी है। फर्स्ट एड में तो हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, बट फर्स्ट एड किट में वो सभी नेसेसरी सामान होता है जो हमें रिक्वायर्ड होगा फर्स्ट एड परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमें बैंडेज रिक्वायर्ड हो सकता है, वहां पर सीजर रिक्वायर्ड होगी,
होगी। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट एड में हमें रखनी है ताकि हम प्रॉपर्ली फर्स्ट एड एग्जीक्यूट कर पाएँ। फिजिकल एजुकेशन क्लास में जितने इम्पोर्टेंट प्रॉप्स होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट होती है एक वेल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट, जहाँ पर सभी चीज़ें प्रॉपर स्टॉक में अवेलेबल हो। फर्स्ट एड किट शुड बी विद इन एन ईजी रीच, मतलब इजीली रीचेबल होनी चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी है तो इजीली हम उसे यूज कर पाएं। It will enable you to respond effectively to common injuries during a physical education class, क्योंकि physical education class में स्टूडेंट्स जनरली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो इंजरीज होना एक कॉमन बात है एंड उसमें हमें इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए उस फर्स्ट एड किट को यूज करना होगा। किसी को कोई इंजरी होती है तो उसे ऑइंटमेंट अप्लाई करना, वहां पर बैंडेज अप्लाई करना, उसके लिए हमें ये फर्स्ट एड किट चाहिए होगी। ये जनरली सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है, बट फिजिकल एजुकेशन टीचर को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किट में हमें क्या-क्या आइटम्स रखने हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी मेंटेन्ड इन द फर्स्ट एड किट। कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो सभी फर्स्ट एड किट में प्रेजेंट होनी चाहिए। इन सभी के नेम्स यहाँ पर मेंशन है एंड इमेज में भी शो किए गए हैं। आपको इसमें से एटलीस्ट कुछ ऐसे नेम्स लर्न करने हैं एंड इवन आपके घर में, आपके स्कूल में भी फर्स्ट एड किट होगी, वहां पर भी आपने देखा होगा कुछ कॉमन चीजें होती हैं जैसे कोई डेटॉल है या सैवलॉन लोशन है। वहाँ पर बैंडेज होती है, सीज़र होती है, थर्मोमीटर होता है। इस तरह की बेसिक चीज़ें वहाँ पर प्रेज़ेंट होती हैं। तो एट लीस्ट आपको 10 टू 15 आइटम्स के नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कि एक फर्स्ट एड किट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है? सो हियर आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाई इज फर्स्ट एड किट एसेंशियल, उसकी इंपॉर्टेंस मेंशन करनी है एंड लिस्ट फ्यू आइटम्स एसेंशियल इन अ फर्स्ट एड किट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको नेम्स याद रखने हैं कुछ आइटम्स के। ठीक है? वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। कमिंग टू द मार्किंग स्कीम, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी बताया था, आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो 1 मार्क के होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, वन लाइन, मैच, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए एंड सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हैंड टू हैंड कर रही थी, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रॉपरली पॉइंट वाइज दी है, इसलिए मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। हाउएवर हम एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर वीडियो कवर करेंगे जहां पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, एंड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उसके आंसर्स भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है? So we'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone and all the best for your exams.